नमस्कार फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमंत साहू। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वहाँ सीजी टेट 2022 का 24वां भाग है। इससे पहले मैंने 23 वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड कर दिए हैं। दोस्तों, इस टॉपिक में हम लोग जो है हिंदी सामान्य अध्ययन को देखने वाले हैं, जो कि पेपर 1 और पेपर 2 के हिसाब से बना है और यहाँ सालवर्ड पेपर है। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर दबा देना। साथ ही इस वीडियो का अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करना, आप लोगों को वहाँ से फ्री पीडीएफ मिल जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो के बाद जो है मैं कंटिन्यू उसका गणित का भी लाऊंगा 5 क्वेश्चन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। संभवतः लगभग उसी टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीजी टेट के अंतर्गत। ठीक है, सीजी टेट और व्यापम के अंतर्गत जो है जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी हिसाब से मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन लाऊंगा। तो फिर आप उस वीडियो को भी कंटिन्यू देखना, और लगभग एक हफ्ता बचा है तो फिर मैं जो गणित का वीडियो कंटिन्यू लाऊंगा लगभग 6 दिन तक। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों के लिए होमवर्क दिया था, उसको पहले देख लेते हैं। वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष मनाया जाता है, तो कौन से, यानी कि प्रतिवर्ष जो है वन्य प्राणी सप्ताह दिवस मनाया जाता है, तो किस तिथि को मनाया जाता है? इसका जो आंसर रहेगा वहाँ अक्टूबर से प्रथम सप्ताह के बीच, यानी कि 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर के मध्य मनाया जाता है। इसका आंसर थर्ड आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर पहले क्वेश्चन देखते हैं आज का। प्रायः निर्दलीय सत्तारूढ़ दल में सम्मिलित होकर लाभ उठाते हैं, उपरोक्त वाक्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मुहावरा है। क्या बोल रहे हैं कि जैसे कि कुछ चुनाव होता है तो निर्दलीय विधायक कभी कभी जीत जाते हैं, तो वो जो है सत्ता पक्ष के साथ जाकर मिल जाते हैं, तो इसके जो लाभ उठा लेते हैं उसके लिए जो मुहावरा है वह कौन सा होगा? ऑप्शन है कि बहती गंगा में हाथ धोना, दूसरा है पाँव जमीन पर रखना, तीसरा है कि नहले पे दहला मारना, और चौथा है दो नावों पर सवार होना। दो नावों पर पाँव रखना है। ठीक है, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वहाँ पहला आ जाएगा। ठीक है, बहती गंगा में हाथ धोना, यानी कि जिसकी सरकार है उसके साथ मिल जाओ, और यही जो है बहती गंगा में हाथ धोना जैसे है। दूसरा प्रश्न है, अनुरोध आग्रह शब्द युग्म में अनुरोध का अर्थ होता है विनय पूर्वक याचना करना, तो आग्रह का आशय है। यहाँ पर क्या बोला गया है? अनुरोध और आग्रह जो शब्द है उसमें जो है अनुरोध मतलब क्या है? विनयपूर्ण याचना करना, लेकिन आग्रह का आशय होता है। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए कि अधिकार भावना से अद्भुत याचना है, दूसरा है कि अधिकार भावना से सहृदय याचना है, तीसरा है अधिकार भावना को स्वीकार करना है, और चौथा है अधिकार भावना की कदापि अपेक्षा ना करना। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वहाँ दूसरा आ जाएगा। ठीक है, अधिकार भावना से जो सहृदय याचना करते हैं उसे अनुरोध या फिर आग्रह, अलग अलग जो है शब्द है उसके हिसाब से कहा जाता है। तीसरा प्रश्न है, चांद का मुंह टेढ़ा के लेखक है। बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर क्या प्रश्न पूछा गया है कि चांद का मुंह जो टेढ़ा है उसके लेखक कौन है? यहाँ पर ऑप्शन दिया कि यशपाल है, कि मुंशी प्रेमचंद है, गजानन माधव मुक्तिबोध है, कि सुमित्रानंद पंत है। इसका जो आंसर आ जाएगा वहाँ गजानन माधव मुक्तिबोध। गजानन माधव मुक्तिबोध की जो रचना है चांद का मुंह टेढ़ा है। चौथा प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है, तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें बताना है कि आपको रामधारी सिंह की जो रचना है वह नहीं है। ऑप्शन है रश्मि रथी, दूसरा है उर्वशी, तीसरा है रेणुका, और चौथा है स्वर्णधूलि। तो इसका जो आंसर आ जाएगा स्वर्णधूलि राम सिंह दिनकर की रचना नहीं है, लेकिन जो स्वर्णधूलि है वह किसकी है? सुमित्रानंदन पंत की है, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा फोर्थ आ जाएगा। पांचवा प्रश्न है कि धातु में प्रत्यय जोड़ने से बने शब्द कहलाते हैं। क्या बोल रहे हैं कि धातु में जो प्रत्यय जोड़ने से बने शब्दों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है विशेषण, कृदंत, क्रिया, या फिर तद्धितांत। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वहाँ कृदंत कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर देखना कि धातु से प्रत्यय जोड़ने पर शब्द जो है कृदंत बनता है। मैंने यहाँ पर टिप करके लिख भी दिया यहाँ पर कि कृत प्रत्यय से बने शब्द कृदंत, यानी कि कृत धन अंत शब्द कहलाते हैं। जैसे कि लेखक धन, जैसे कि यहाँ पर क्या है? लेखक धन अक है ना, तो क्या आ गया? लेखक। तो यहाँ जो है अक जो है कृत्य प्रत्यय है, तथा लेखक जो है कृदंत शब्द है। छठा प्रश्न है कि निम्न विकल्पों में से तद्भव शब्द है, तो तद्भव शब्द क्या है? एक होता है तत्सम, एक होता है तद्भव। तद्भव जो होता है वहाँ संस्कृत का हिंदी अनुवाद होता है, तो तद्भव शब्दों को छांटना है, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वहाँ पर अगम आ जाएगा। ठीक है, अगम जो है तद्भव शब्द है, और इसका जो तत्सम शब्द क्या आ जाएगा? अगम में आ जाएगा। ठीक है, अगम में आ जाएगा। सातवां प्रश्न है कि हरियाली किस संज्ञा का उदाहरण है, तो हरियाली जो है किस संज्ञा का उदाहरण है? ऑप्शन है जातिवाचक संज्ञा का, समूहवाचक संज्ञा का, भाववाचक संज्ञा का, या फिर विशेषण संज्ञा का। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वहाँ भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है हरियाली। इसमें जो है भाववाचक संज्ञा क्या आती है? जैसे कि गुण धर्म दशा का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। आठवां प्रश्न है
कि निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द है। यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए गए जैसे कि बुढ़ापा, जड़ता, घटना, दया, इन चारों में से ये बताना है कि पुल्लिंग शब्द कौन सा है। तो इसका जो आंसर जाएगा वहाँ बुढ़ापा। बुढ़ापा जो है पुल्लिंग शब्द है। अब कैसे है इसको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, टिप के माध्यम से समझना कि जहाँ पर ना, आओ, पन, आपा, त्वा प्रत्ययों से बनने वाली संज्ञाएं पुल्लिंग होती है। क्या क्या है कि जहाँ पर अगर आ जाते ना आता है, आओ आता है, पन, आपा, त्व जो आता है वह पुल्लिंग शब्द है। जैसे कि लड़कपन है, बचपन है, जगाना है, हंसना है, छिपाव है, बचाव है, बुढ़ापा है, मोटापा है, महत्व है, अपनत्व है। तो ये जो शब्द है वहाँ सभी पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत आता है। 9वां प्रश्न है कौन सा शब्द अव्यय नहीं है। तो कौन सा शब्द है जो अव्यय नहीं है। ऑप्शन है आज, कल, इधर और कैसे। इसका जो आंसर जाएगा वहाँ अव्यय नहीं है, वहाँ किसे, जो किसे शब्द है वहाँ अव्यय नहीं है। और बाकी जैसे कि आज और कल है, क्या है, ये जो कालवाचक है, ठीक है, कालवाचक है। और इधर जो शब्द है वहाँ है। 10वां प्रश्न है रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। तो रीतिवाचक जो क्रिया विशेषण है वहाँ कौन सी है। ऑप्शन दिया गया है कि अत्यंत है, आजकल है, कदाचित है या फिर बाहर है। इसका जो आंसर जाएगा कदाचित। कदाचित जो है रीतिवाचक जो क्रिया विशेषण है। 11वां प्रश्न है गुंडा केस का संधि विच्छेद है। क्या लिखा है, गुंडा केस का संधि विच्छेद क्या आएगा। गुंडा केस के जो संधि विच्छेद है वहाँ गुंडा धन इस आ जाएगा, ठीक है, गुंडा धन इस यानी कि गुंडा किस। यहाँ पर क्या है, बड़े आ धन ई आ रहा है, यानी कि आ के बाद ई आ रहे हैं, इसलिए यहाँ जो शब्द है वहाँ गुण संधि का उदाहरण है। 12वां प्रश्न है कि निम्न में लोकोक्ति यानी कि जो कहावत कौन सी है। क्या बोल रहा है कि निम्न में से जो लोकोक्ति है या फिर कहावत कौन सी है। जैसे कि पहला क्या दिया है ऑप्शन में कि आसमान पर थूकना, दूसरा है कि उल्टा चोट कोतवाल को डांटे, तीसरा है गुलर का फूल होना, या फिर चौथा है कोड़ में खाज होना। तो इसका जो आंसर जाएगा वहाँ दूसरा आ जाएगा, ठीक है, लोकोक्ति या फिर कहावत आ जाएगा। और बाकी जो 3 है वहाँ मुहावरा है, और ये जो है वहाँ लोकोक्ति या फिर कहावत है। 13वां प्रश्न है निर्विवाद में समास है। तो निर्विवाद में समास कौन से हैं। कर्मधारय समास है कि अव्ययी भाव समास है या तत्पुरुष समास है या फिर बहुब्रीहि। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वहाँ अव्ययी भाव समास है निर्विवाद में। 14वां प्रश्न है कि निम्न में तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तो तत्पुरुष समास का उदाहरण है कौन सा है, एक तरफा, धनंजय, आत्मनिर्भर या फिर वक्रतुंड। इसका जो आंसर आ जाएगा वहाँ आत्मनिर्भर आएगा, ठीक है, आत्मनिर्भर आ जाएगा तत्पुरुष समास का उदाहरण। इसका विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, जो अपने आप में निर्भर है यानी कि आत्मनिर्भर, जो अपने आप से निर्भर है उसे कहा जाता है आत्मनिर्भर। तो यहाँ पर तत्पुरुष समास का उदाहरण है। 15वां प्रश्न है जो किसी बात या उक्ति को तुरंत सोच ले उसके लिए एक शब्द है। जैसे कोई बात बोल रहा है या फिर कोई जो है उक्ति बोल रहे हैं तो उसके बारे में जो है वहाँ तुरंत सोच लेता है उसके बारे में, तो उसके लिए कौन सा शब्द है। प्रतिभाशाली शब्द आता है कि कुशाग्र बुद्धि आता है कि प्रत्युन्मति आता है कि बुद्धिमान आता है। इसका जो आंसर आ जाएगा प्रत्युन्मति आता है, ठीक है, तुरंत फटाक से वहाँ उसके बारे में सोच लेता है, उत्तर भी दे देता है। 16वां प्रश्न है प्रागैतिहासिक का अर्थ है। तो जो प्रागैतिहासिक शब्द लिखा है इसका अर्थ क्या होता है। जैसे कि सभ्यता के विकास का इतिहास है, दूसरा है कि आदिम मानव की संस्कृति है, तीसरा है लिखित इतिहास के बाद है, या फिर चौथा है लिखित इतिहास के पहले है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा लिखित इतिहास के पहले है। शब्द को समझना, लिखित इतिहास के पहले यानी कि ऐसा काल जो कि कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता, ऐसा काल है जो कि लिखित साक्ष्य नहीं मिलता। जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता है, यहाँ पर लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, हालांकि चित्र मिले हैं जो कि भावनात्मक रूप से प्रदर्शित करते हैं। इसी काल को कहा जाता है प्रागैतिहासिक काल भी कहा जाता है। 17वां प्रश्न है कि निम्न में से किस शब्द का निर्माण उपसर्ग से नहीं हुआ है। तो निम्न में से कौन से ऐसा शब्द है जिसका निर्माण उपसर्ग से नहीं हुआ है। ऑप्शन है कि अवसाद है, उन्नति है, सज्जन है, प्रहार है। इसका जो सटीक आंसर आ जाएगा वहाँ उन्नति। उन्नति शब्द है जिसमें उपसर्ग से नहीं हुआ है, बाकी अवसाद, सज्जन और प्रहार इसमें उपसर्ग जुड़ा हुआ है। 18वां प्रश्न है निम्नलिखित शब्द की सही वर्तनी कौन सी है। यहाँ पर ज्योत्सना शब्द को अलग अलग जो शब्द है उसमें लिखा गया है, तो सही शब्द कौन से है, सही वर्तनी कौन सा है। इसका जो आंसर आ जाएगा ज्योत्सना है ना, यहाँ पर जो सेकंड है वो आ जाएगा ज्यो, उसके बाद अधत्ता, फिर अधस्सा, उसके बाद ना आ जाएगा। 19वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा शब्द रात्रि का पर्यायवाची नहीं है। तो रात्रि का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है, शशांक है,
छपा है, सरवरी है, यामिनी। तो इसका जो आंसर आ जाएगा शशांक आ जाएगा। ठीक है, शशांक जो है खरगोश का पर्यायवाची है, लेकिन बाकी जो तीनों है वहाँ रात्रि का पर्यायवाची शब्द है। 20वां प्रश्न है कि निषिद्ध शब्द का विलोम है। तो जो निषिद्ध शब्द है इसका विलोम शब्द कौन सा है? विहित, संदिग्ध, अनुपयोगी, प्रतिबंध। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वहाँ निषिद्ध शब्द का विलोम है, वहाँ विहित शब्द है, विहित शब्द आ जाएगा। 21वां प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में अग्नि का पर्यायवाची है। तो अग्नि का पर्यायवाची कौन सा है? पीयूष है, पावक है, अंबर है या फिर मयंक है। इसका जो आंसर आ जाएगा वहाँ पावक आ जाएगा। ठीक है, पावक जो शब्द है वह अग्नि का पर्यायवाची है। जैसे कि पीयूष है तो पीयूष जो है अमृत का है, अंबर है वहाँ आकाश के लिए है, और मयंक जो है वहाँ चंद्रमा के लिए है, लेकिन जो पावक है वहाँ अग्नि का पर्यायवाची है। 22वां प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य सर्वाधिक सही है। तो 4 ऑप्शन दिया गया है, तो कौन सा वाक्य जो है सर्वाधिक रूप से सही है? ऑप्शन है कि पहला क्या है, यद्यपि तुम अजनबी हो परंतु मैं तुम्हें अपना मानता हूँ। ठीक है, दूसरा है कि यद्यपि तुम अजनबी हो मैं तुम्हें ही अपना मानता हूँ। तीसरा है कि यद्यपि तुम अजनबी हो किंतु मैं तुमको ही अपना मानता हूँ। और चौथा, यद्यपि तुम अजनबी हो तथापि मैं तुम्हें अपना मानता हूँ। इसका जो सर्वाधिक है जो सही होगा वहाँ फोर्थ आ जाएगा। ठीक है, यद्यपि तुम अजनबी हो तथापि मैं तुम्हें अपना मानता हूँ आ जाएगा। 23वां प्रश्न है कि 4 दिन में किस प्रकार का विशेषण है। सब प्रश्न को समझना, जो 4 दिन है तो 4 दिन में क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? परिणामवाचक है कि निश्चित संज्ञावाचक है कि गुणवाचक है, और चौथा है अनिश्चितवाचक। सबसे पहले यहाँ पर संज्ञावाचक आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि संख्या है और कितनी संख्या है? 4, यानी कि फिक्स है, निश्चित है, इसलिए निश्चित संज्ञावाचक इसका आंसर आ जाएगा। 22वां प्रश्न है यहाँ पर। 24वां प्रश्न है दीपा ने खाना पकाया। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि दीपा ने खाना पकाया, इस वाक्य में कौन सा काल है? तो इसका जो आंसर आ जाएगा वहाँ सामान्य भूतकाल है, क्योंकि खाना पकाया है, खाना पकाया मतलब खाना पक गया है, तो सामान्य भूतकाल का यह उदाहरण है। 25वां प्रश्न है कि आंसू से आंचल भीग गई, इस वाक्य का शुद्ध रूप लिखिए। क्या बोल रहा है कि आंसू से आंचल भीग गई। अब देखो आंसू के लिए हमेशा बहुवचन शब्द प्रयोग होते हैं, आंसुओं। ठीक है, तो आंसुओं से आंचल भीग गया ये सही रहेगा। पहला आप ऑप्शन दिया है आंसुओं से आंचल भीग गया, ये इसका शुद्ध रूप होगा। 26वां प्रश्न है जी नहीं भरना मुहावरे का सही अर्थ है। जैसे कि कोई बोलते हैं ना कि जी नहीं भरना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? प्रसन्न ना होना, निराश ना होना, संतोष ना होना या विश्वास ना होना। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वहाँ संतोष ना होना। जैसे कि कोई खाने वक्त, जो खाना खाते वक्त बोलते हैं कि मेरा आज जी नहीं भरा खाने में, क्यों? क्योंकि वहाँ संतोष नहीं हुआ। संतोष ना होना मतलब जी नहीं भरना। 27वां प्रश्न है कि आधा तितर आधा बटेर का अर्थ है। क्या बोल रहे हैं कि आधा तितर आधा बटेर का अर्थ क्या है? मूर्खता पूर्ण कार्य है, दूसरा मनचाहा कार्य है, तीसरा है पूरी तरह कोई काम ना होना, और चौथा है गड़बड़ है। इसका जो सही आंसर आ जाएगा थर्ड आ जाएगा। यानी कि आप लोगों को देखना कई लोग ऐसे काम करते हैं जो सभी कला में निपुण होते हैं, लेकिन आधा अधूरा है ना किसी एक को अच्छे से जानते हैं, बस थोड़ा थोड़ा सभी को जानते हैं। इसीलिए कहा गया है कि ना पूरी तरह से कोई काम नहीं होना, यानी पूरी तरह से कोई काम नहीं होना मतलब आधा आधा सब जो जानते हैं, इसलिए आधा तितर है और आधा बटेर है। 28वां प्रश्न है ज्ञान प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन है। तो ज्ञान प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन कौन सा है? भाषा है, अभिव्यक्ति है, स्मृति है या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर आ जाएगा वहाँ भाषा आ जाएगा। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन है वह भाषा है, चाहे अपनी अपनी क्षेत्रीय भाषा हो, चाहे राष्ट्रीय भाषा हो, किसी भी भाषा हो, लेकिन वहाँ ज्ञान प्राप्ति का एक सबसे बड़ा साधन है। 29वां प्रश्न है निम्न में से क्या बोलना कौशल की एक गतिविधि नहीं है। तो निम्न में से क्या बोलना है वहाँ कौशल की एक गतिविधि नहीं है। ऑप्शन है परिचर्चा है, भाषण है, वार्तालाप है या खेलकूद है। तो खेलकूद जो है वहाँ बोलना यानी कि बोलने की जो कौशल की गतिविधि है उससे संबंधित नहीं है। बाकी परिचर्चा करके, भाषण करके, वार्तालाप करके, तीनों ऐसे कार्य है जिससे बोलने के लिए जो कौशल है उसकी गतिविधि आता है यहाँ पर। 30वां प्रश्न है मूल्यांकन हेतु अपनाई जा सकने वाली विधियाँ यानी कि तकनीक है। तो किसी भी चीज़ का अगर मूल्यांकन करना है तो कौन सी विधियाँ है? ऑप्शन है कि निरीक्षण व साक्षात्कार है, दूसरा है कि पड़ताल, सूची व प्रश्नावली है, तीसरा है संचित अभिलेख व सामयिक जांच है, और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वहाँ उपरोक्त सभी इसका सही आंसर आ जाएगा। दोस्तों 31वां क्वेश्चन है
यहाँ क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो इसका आंसर प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर जाकर जो बताएं। दोस्तों यहाँ क्वेश्चन जो है बहुत ही ईजी है। प्रश्न को समझना पहले क्या बोल रहा हूँ कि बच्चों में भाषा की समझ का विकास करने हेतु आवश्यक है कि उन्हें, क्या बोल रहे हैं कि बच्चे में अगर भाषा का विकास करना है तो उसके लिए सर्वाधिक आवश्यक है कि क्या है कि गाने का अभ्यास कराया जाए, दूसरे काव्यों की रचना करनी सिखाई जाए, तीसरा है कि व्याकरण का ज्ञान दिया जाए और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर कमेंट करें। और वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को जरूर दबा देना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।